Hello everyone, I hope you all are doing absolutely well. Okay, so without wasting any time or pretending to sound like some pro YouTuber, which I know I am not, let's just get straight to the point. I welcome everyone watching this video. आप सभी का स्वागत है मेरे पहले प्रॉपर लेक्चर पे। तो आज का जो टॉपिक मैंने शुरू करने का सोचा वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1688। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे बात करूं, वी ऑल आर अवेयर कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब आई होप एंड आई एम प्रेटी श्योर कि जो भी इस लेक्चर को पूरा सुनेंगे, जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको ये प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उनको डिफरेंसेस भी पता होंगे। मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि जब हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसका बहुत कनेक्शन है, दोनों बहुत रिलेटेड हैं एक दूसरे से। एंड जिनको नहीं पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, तो वो एक बार जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे। Guys, whenever we talk about parliamentary government, it is essential to understand where it came from and इसका evolution कैसे हुआ, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बी इट इंडिया, जापान, कनाडा, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के रिजल्ट से ब्रिटेन के थ्रू सभी जगह स्प्रेड हुआ। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसकी शुरुआत कैसे हुई एंड हाउ दिस सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम। हम सबको पता है हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो उन्होंने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से बोरो किया है। लेकिन ब्रिटेन में इसका ओरिजिन एंड इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, सो फॉर दैट वी हैव टू गो बैक टू द 17th century इंग्लैंड। एंड इट वॉज़ अ टाइम फुल ऑफ डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चेंजेस। एक ऐसा टाइम जहाँ किंग और पार्लियामेंट के बीच पावर का कॉन्फ्लिक्ट प्लस प्लस कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच रिलीजियस टेंशन्स बहुत एक्सट्रीम थे, जिसने पॉलिटिकल सिस्टम को हिला के रख दिया। अगर हम बात करें ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, तो इसने एक ऐसी सिस्टम स्टैब्लिश की जहाँ मोनार्की, जिसको हम राजतंत्र बोलते हैं, उसको लॉ के अंडर लाया गया और लोगों को उनके बेसिक राइट्स दिए गए। इस रेवोल्यूशन ने एक नई सोच डेवलप की। इस रेवोल्यूशन के थ्रू एक नई सोच डेवलप हुई कि पावर सिर्फ राजा के हाथ में नहीं होगी, रैदर द पीपल विल हैव देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो चलिए इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इस ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ब्लडलेस इसलिए क्योंकि इस रेवोल्यूशन, इस क्रांति में कोई खून खराबा, कोई वायलेंस, कोई मार कुटाई कुछ भी नहीं हुई थी। बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति से पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी मोनार्की के ऊपर स्टैब्लिश की। अब ऐसा भी नहीं था कि एक दिन अचानक से इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ टपका। जी नहीं, देयर वेर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिटवीन 1685 एंड 1689, जो कि चार्ल्स सेकेंड की डेथ के साथ शुरू हुई और बिल ऑफ राइट्स इन 1689 में कल्मिनेट हुई, मतलब अपने क्लाइमैक्स पे थी। सो लेट्स डिस्कस क्रोनोलॉजिकली कि कैसे इस रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखी। तो अब आपको स्क्रीन पे टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिटवीन 1685 टू 1689 दिख रहे होंगे। आपको स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है, पहले एक बार मेरे वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा, फिर मेरे लेक्चर को सुनिएगा, तो यू विल गेट मोर क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड मोर बेटर। तो आते हैं टॉपिक पे। तो 1685 सक्सेशन ऑफ जेम्स सेकेंड। King Charles II, who was ruling England, died in 1685. उस टाइम चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड को रूल कर रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। अब आगे क्या? अब आगे उनके बाद क्योंकि चार्ल्स सेकेंड के कोई बच्चे नहीं थे, सो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर कैथोलिक जेम्स सेकेंड। अब जेम्स का सक्सेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय इंग्लैंड जो था वो प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट था
और किंग जेम्स सेकेंड ओपनली होल हार्टेडली एक कैथोलिक इंसान थे। तो इंग्लैंड में लोगों को लगता था कि अगर जेम्स राजा बनता है तो वो कैथोलिसिज्म को वापस फोर्स ना करे इंग्लैंड पे। अब आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि वाई वेयर कैथोलिक्स अपोज्ड इन द 17th सेंचुरी इंग्लैंड। तो बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है, अगर आया है तो आना चाहिए। देखिए, इंग्लैंड ऑफिशियली प्रोटेस्टेंट रहा था सिंस द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, एंड देयर वेर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजियस टेंशंस बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स अक्रॉस यूरोप। और यूरोप की जितनी बाकी कंट्रीज़ थी लाइक फ्रांस, स्पेन, वहाँ कैथोलिसिज्म था। सिर्फ आई गेस कि इंग्लैंड वाज द ओनली कंट्री जहाँ प्रोटेस्टेंट रूल था। हो सकता है और भी यूरोप की कंट्रीज़, कुछ और भी कंट्रीज़ हो जहाँ प्रोटेस्टेंट रूल हो, बट अभी मुझे सिर्फ इंग्लैंड मेजरली याद है। तो इंग्लिश पीपल फियर दैट कैथोलिक्स वेयर लॉयल टू द पोप। कैथोलिसिज्म में क्या होता है ना कि पोप को बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता है। तो इंग्लैंड में लोग सोचते थे अगर कैथोलिसिज्म इंग्लैंड में आता है तो लोग पोप को पार्लियामेंट से ज़्यादा भाव देने लगेंगे। दूसरी चीज़, लुइस 14 जो फ्रांस का मोनार्क था वो एक कैथोलिक था, एंड ही वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क। आगे आपको पता है उधर फ्रांस में भी 1789 में लुइस 16 के टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है। क्लास 9 का चैप्टर, पहला हिस्ट्री का चैप्टर, आई होप यू गाइज रिमेंबर, आई रियली होप। ओके, सो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की आपस में बनती नहीं थी, और इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स को लगता था कि अगर कैथोलिक राजा इंग्लैंड को रूल करता है जैसा कि जेम्स, तो वो पार्लियामेंट को इग्नोर करेगा जैसा कि बाकी कैथोलिक रूलर कर रहे थे फ्रांस में, स्पेन में, एंड विल रूल लाइक अ डिक्टेटर। ऊपर से लोगों को क्वीन मैरी फर्स्ट, जिनको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कैथोलिक रूलर थी 1500 में, उन्होंने कितने प्रोटेस्टेंट्स को जलवा दिया, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स को उन्होंने जलवा दिया था। सो दिस क्रिएटेड अ लॉन्ग लास्टिंग फियर ऑफ कैथोलिक रूल इवन अ सेंचुरी लेटर। तो कुल मिला के लोगों को इंग्लैंड में बहुत भयंकर डर था कि अगर जेम्स सेकेंड रूलर बनता है तो वो कैथोलिसिज्म को डोमिनेंट बना देगा इंग्लैंड में। और गाइज, जेम्स सेकेंड की कोई बहुत ही अच्छी पब्लिक इमेज नहीं थी इंग्लैंड में। पीपल बिलीव्ड दैट ही वॉज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस एंड सस्पेक्टेड ऑफ वांटिंग एब्सोल्यूट पावर लाइक किंग लुइस 14। दोनों में, जेम्स और लुइस 14 में काफ़ी दोस्ती थी। दोनों कैथोलिक थे, दोनों के इंटरेस्ट सेम थे। ओवरऑल दे वे आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सन की भी दोनों इक्वली थे। तो अब यू कुड बी थिंकिंग कि अगर कैथोलिक जेम्स से इतनी दिक्कत थी, इतना डर था उसका इंग्लैंड में, तो पार्लियामेंट ने उसको राजा बनने क्यों दिया चार्ल्स सेकेंड की डेथ के बाद। तो पहले तो पूरी कोशिश हुई कि इस सन की इंसान को रॉयल थ्रोन के आसपास रेंगने भी ना दिया जाए, लेकिन जब चार्ल्स सेकेंड स्वर्ग सिधार जाते हैं तो ये बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ऑपोजिशन के स्मूथली स्विफ्टली राजा बन जाता है। इसके काफ़ी लेजिटिमेट रीजंस थे जो पार्लियामेंट ने कंसिडर किए। पहले तो देखिए, जेम्स बहुत बड़ा रोगी आदमी था। रोगी इन द सेंस कि बहुत बीमार रहता था। तो मेनी पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलीव्ड जेम्स ज़्यादा दिन बचेगा ही नहीं, एज ही वॉज फिजिकली वीक। और उसके बाद उसकी जो बेटी थी मैरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक प्रोटेस्टेंट थी अनलाइक हिज फादर, तो उसके पास सक्सेशन जानी थी थ्रोन की। अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी मोनार्की, अगर किसी रूलर का बेटा नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं तो जो बड़ी बेटी होती है उसके पास सक्सेशन जाती है। तो वैसा ही होना था। तो लोगों ने सोचा कि लेट जेम्स रूल क्वाइटली फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड आफ्टर हिम द क्राउन विल पास पीसफुली टू हिज प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी। एंड एक और रीज़न, जेम्स सेकेंड ही लेजिटिमेट सक्सेसर था आफ्टर चार्ल्स सेकेंड। सो पार्लियामेंट रिस्पेक्टेड द ट्रेडिशन ऑफ लॉफुल सक्सेशन जो कि इंग्लैंड में बहुत सालों से फॉलो होते आया, एंड गोइंग अगेंस्ट इट कुड हैव ट्रिगर्ड अ सिविल वॉर। क्योंकि ऐसा नहीं था कि सारे लोग इंग्लैंड में जेम्स सेकेंड को सन की मानते थे, उसके अगेंस्ट थे, उसके सपोर्टर्स भी थे वहाँ। एंड तीसरी वजह ये थी कि many hoped James would respect parliament and keep his personal Catholic faith private. In fact, उसने promise करा था कि वो चर्च को uphold करेगा and the existing political system of England. So parliament gave him a chance expecting him to be practical. तो जब मई 19 को जेम्स पार्लियामेंट मेट तो वो उसके सपोर्ट में लॉयल थी।
इनफैक्ट जेम्स को सेम रेवेन्यूज़ के लिए वोट किया गया जो उसके भाई ने एंजॉय किए थे, चार्ल्स सेकंड ने। जेम्स ने ड्यूक ऑफ आर्गाइल और मनमौथ के इन्वेजन्स को सप्रेस कर दिया, तो इस चीज़ से खुश होकर हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसको और पैसा दिया एंड अपनी लॉयल्टी भी शो की। लेकिन ये प्यार मोहब्बत, ये शांति का दौर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। अब देखिए, समर के बाद व्हेन पार्लियामेंट वाज रिकॉल्ड, तो जेम्स ने 2 डिमांड्स रखी। पहले तो जेम्स ने पैसे मांगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज स्टैंडिंग आर्मी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, सही जा रहा था, पार्लियामेंट उसकी डिमांड शायद मान भी जाता, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दूसरी डिमांड बोली तो पार्लियामेंट को उसने अपना दुश्मन बना लिया। उसने पार्लियामेंट को ये बोल के बहुत नाराज़ कर दिया कि पार्लियामेंट टेस्ट एक्ट्स को रिपील कर दे। नाउ व्हाट आर दीज टेस्ट एक्ट्स? तो गाइज 1673 के ये जो एक्ट्स हैं, ये कहते थे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस लेना चाहता है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैथोलिक नहीं है, एंड इसके लिए दे हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन अगेंस्ट ट्रांससब्सटेंशिएशन. It was mainly a Catholic belief that bread and wine turn into body and blood of Jesus Christ. And जो Protestant थे, जो कि obviously non-Catholic थे, they did not believe in transubstantiation. उनके लिए bread and wine सिर्फ symbols थे, not literally Jesus की शरीर और खून. तो अब पार्लियामेंट ने क्या किया जेम्स की ये डिमांड सुनने के बाद? तो पार्लियामेंट ने 12 से 19 नवंबर के बीच क्लियरली उसके डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया. ना पार्लियामेंट ने टेस्ट एक्ट्स को रिपील किया, ना ही जेम्स को एक्स्ट्रा फंड्स दिए. वही हो रहा था जिसका डर पार्लियामेंट को था कि जेम्स गवर्नमेंट ऑफिस में कैथोलिक्स को जगह देने की कोशिश कर रहा है, तभी तो उसने टेस्ट एक्ट्स को रिपील करने को बोला. तो पार्लियामेंट ने अपने रिप्लाई में क्या कहा जेम्स से, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे यहाँ से. इन देयर रिप्लाई टू द किंग्स स्पीच, Parliament made it clear that the king's employment of Catholic officers was of the greatest concern to the rights of all your majesty's dutiful and loyal subjects. अब देखिए, अगर मैं सिंपल सरल भाषा में समझाऊँ तो पार्लियामेंट ने अपने रिप्लाई में कहा जेम्स से कि ये जो आपका कैथोलिक ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का जो स्टेप है, हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है. आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो प्रजा हैं, उनके राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है. एंड पार्लियामेंट रिक्वेस्टेड जेम्स टू इरेज पीपल्स डाउट. लोगों का जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, उनको जेम्स कम करे ना कि बढ़ाए, उनकी चिंता को समझे. सो पार्लियामेंट मेड इट क्रिस्टल क्लियर दैट द किंग्स अटेम्प्ट टू इंक्रीज कैथोलिक्स इन रॉयल एम्प्लॉयमेंट वॉज डीपली वरिंग. क्योंकि अब सवाल सिर्फ रिलीजन का नहीं था, इट वॉज अबाउट द राइट्स, इट वॉज अबाउट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल. जेम्स प्रॉमिस करके आया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे लोगों को ये डर हो कि वो कैथोलिसिज्म को इम्पोज कर रहा है, पर वो वही कर रहा था. सो पार्लियामेंट पोलाइटली रिक्वेस्टेड जेम्स टू काम पब्लिक फियर्स बाय नॉट पुशिंग सच अ रेडिकल कैथोलिक फ्रेंडली एजेंडा. अब ये रिप्लाई सुन के जेम्स को समझ आ गया कि पार्लियामेंट तो कभी उसकी बात मानने से रहा. सो उसने क्या किया? तो ही प्रोरोग द पार्लियामेंट, मतलब ही सस्पेंडेड द पार्लियामेंट ऑन 20 नवंबर. एंड दिस वॉज अ क्लियर साइन ऑफ ग्रोइंग अथॉरिटेरियनिज्म. इंस्टेड ऑफ नेगोशिएटिंग और एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, जेम्स ने सोचा कि पार्लियामेंट के बिना रूल करा जाए, और यहाँ से उसकी उल्टी गिनती शुरू. अब आप समझ गए होंगे कि वो कितना बड़ा मनमौजी इंसान था. उसकी जो इंक्लाइनेशन थी एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ, जो उसने देखा था लुइस XIV को करते, वो लाल घंटी का संदेश था. वो भी बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर चाह रहा था. एंड ही वॉज डिटरमिन्ड टू प्रमोट कैथोलिक इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ पब्लिक और पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन. अब 1686 को अप्रैल में एक लीगल केस हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गॉडविन वर्सेस हेल्स. एंड दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल केस. ये कोई आम केस नहीं था, बट अ कॉल्यूसिव केस. अब कॉल्यूसिव का मतलब क्या है? देखिए, जब दोनों पार्टीज जानबूझकर एक केस फाइल करें टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर आउटकम, उसको हम कॉल्यूसिव केस बोलते हैं. तो वही जेम्स ने भी किया ताकि रिजल्ट उसके फेवर में आए. बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस केस वॉज टू लीगली जस्टिफाई रॉयल अथॉरिटी टू ओवरराइड पार्लियामेंट. जैसा कि जेम्स ने चाहा कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ही उसके पास इतनी पावर आ जाए कि उसका जो मन आए वो करे, वो पार्लियामेंट के टेस्ट एक्ट्स को रिपील ना करने के फैसले को इग्नोर कर सके. ना करने के फैसले को, ध्यान से सुनिएगा, और वैसा ही हुआ. द जजेस रूल्ड इन फेवर ऑफ जेम्स, और साथ ही ये भी बोल दिया कि
किंग डिस्पेंस कर सकता है, यानी किंग किसी भी लॉ को केस बाय केस पर साइड कर सकता है, एंड फॉर दैट ही डज नॉट इवन नीड पार्लियामेंट्स परमिशन। अब ये जजमेंट से उसको अनचेक्ड पावर मिल गई टू बाईपास द लॉ एंड अपॉइंट कैथोलिक्स टू पब्लिक ऑफिसेज इंक्लूडिंग आर्मी, यूनिवर्सिटीज़ एंड इवन एंग्लिकन चर्च में, जहाँ ट्रेडिशनली प्रोटेस्टेंट्स के लिए जगह रिजर्व रहती थी। अब एक और मेजर स्टेप को डिस्कस करते हैं। जेम्स सेकेंड ने जो लिया था, जिसका इम्पैक्ट इंग्लैंड के चर्च और पॉलिटिक्स दोनों पे पड़ा। तो 15 जुलाई 1686 को उसने एक न्यू बॉडी क्रिएट की विच वॉज नेम्ड इक्लेसियास्टिकल कमीशन। सो व्हाट वाज दिस कमीशन? देखिए, इस कमीशन के दो मेन पर्पस थे। पहला, किंग अपने पावर्स को, जो किंग की शक्तियां हैं, एज गवर्नर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड यूज़ कर पाए और उन क्लर्जी मेंबर्स को पनिश कर सके जो कैथलिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। बेसिकली अगर कोई प्रीस्ट या कोई बिशॉप कैथोलिसिज्म के खिलाफ बोलता था तो ही वॉज सस्पेंडेड। एंड इसका पहला टारगेट कौन बना? हेनरी कॉम्पटन, हु वॉज द बिशॉप ऑफ लंडन्स एंग्लिकन चर्च। तो जेम्स ने कॉम्पटन को सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉम्पटन रिफ्यूज टू सस्पेंड अ क्लर्जी मैन हु हैड प्रेच्ड अगेंस्ट रोमन कैथोलिसिज्म। और जेम्स को तो कैथोलिसिज्म से बहुत प्यार था, वो नहीं चाहता था कि लोग कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट कुछ भी बोले। तो जेम्स ने इनडायरेक्टली दिखाया कि अगर आप कैथोलिक एजेंडा के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, चाहे आप चर्च के कितने भी सीनियर मेंबर क्यों ना हो। इस मूव ने प्रोटेस्टेंट्स को और ज़्यादा इनसिक्योर फील करवा दिया। जेम्स क्लियरली दिखाना चाह रहा था कि अब चर्च भी उसके कंप्लीट कंट्रोल में है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन या ओपिनियन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये इवेंट एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था विच क्रिएटेड एक्सट्रीम टेंशंस बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट, जो बहुत तेज़ी से गहरे होते गए एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते गए। एक और ट्रिगरिंग फैक्टर था कि जेम्स सेकेंड को वाइट वॉल में एक पैपल एनवॉय को रिसीव करना इन 1686। ये बहुत कंट्रोवर्शियल मोमेंट था क्योंकि आपको पता है, जैसा मैंने पहले पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट कंट्री था एंड 150 साल पहले कैथोलिक चर्च से खुद को ब्रेक कर लिया गया था इंग्लैंड ने। एंड इन प्रोटेस्टेंट रूल पैपल अथॉरिटी को रिजेक्ट किया जाता है। सो व्हेन जेम्स सेकेंड वेलकम्ड अ पैपल एनवॉय देखिए क्या होता है। सो ही इज़ अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव सेंट बाय द पोप। एंड पोप कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च का हेड पोप को बोला जाता है। अब यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक द पोप्स एम्बेसडर, समवन जो उनके मैसेज कैरी करता है और ये कैथोलिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि किसी इंग्लिश किंग ने, किसी इंग्लैंड के राजा ने ओपनली ऐसे किसी रिप्रेजेंटेटिव को, वो भी पोप से, रिसीव्ड नहीं किया। I have explained a few minutes ago, England had broken away from the Roman Catholic Church under Henry VIII. अब जब पैपल एनवॉय इंग्लैंड पहुंचा तो इट मेड पीपल फियर। लोग बहुत डर गए, पैनिक स्प्रेड होने लगा वहाँ की पब्लिक में। कैथोलिसिज्म माइट बी रिस्टोर्ड एज द स्टेट रिलीजन, और पोप वापस से इंग्लैंड के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। एक और चीज़ स्कॉटलैंड में हुई। जेम्स यानी जो किंग था, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था मार्किस ऑफ क्वींसबेरी, हु वाज नोन एज रॉयल कमिश्नर, एंड इनका काम था किंग को रिप्रेजेंट करना इन द स्कॉटिश पार्लियामेंट। लेकिन जब स्कॉटिश पार्लियामेंट ने टेस्ट एक्ट्स को रिपील करने से रिफ्यूज़ कर दिया तो जेम्स ने क्वींसबेरी को भी डिसमिस कर दिया, यानी उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया। एंड व्हाट वाज मोर अलार्मिंग एंड शॉकिंग दैट ही अपॉइंटेड अ रोमन कैथोलिक डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटर। उसने रोमन कैथोलिक से भरे हुए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया, ऐसे लोग जो किंग जेम्स के कैथोलिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। और ये एक लार्जर स्ट्रैटेजी का पार्ट था जिसमें जेम्स सेकेंड ग्रेजुअली प्रोटेस्टेंट सिस्टम को वीकन करना चाहता था और कैथोलिक इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था क्योंकि वो एक कैथोलिक था। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया। दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग, सो आई विल बी कवरिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी था, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जेम्स फाइनल कंट्रोवर्शियल स्टेप, और उसके बाद हम फाइनली ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे आ जाएंगे एंड बिल ऑफ राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो
आई होप कि आपको समझ में आया हो, और जैसा कि मैंने कहा कि एक बार जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको पढ़ ले स्लाइड्स पे, उसके बाद मेरे लेक्चर्स को सुने. So see you guys in the next lecture, and until then make sure to revise जो भी मैंने पढ़ाया. Thank you so much.